तो कैसे हो चैंपियंस, तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों। आज की वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी या पीजीटी की शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स में एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड किस तरीके से पूछता है, उन सभी रूल्स को, कॉन्सेप्ट को जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है उनको हम कवर करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड वो सभी रूल्स जहां से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उन सभी रूल्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का आना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाया जाता है। जैसे राम इज प्लेइंग अ मैच, तो यहाँ पर इज जो आया है वो सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसके आधार पर यहाँ पर हमने इज लगाया है। दे आर प्लेइंग अ मैच, आप दे इज बोलोगे या दे आर बोलोगे, तो आप कहोगे सर आर आएगा। आर क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट भी हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी। इसी वाले एग्रीमेंट को सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब ये रहा, सब्जेक्ट ये रहा, इन्हीं के एग्रीमेंट को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का आना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाया जाता है। द बॉय प्लेज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल के अकॉर्डिंग B1 में एस और ईएस लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। वही सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग तो केवल V1 आएगा। तो द बॉयज, बॉयज यहाँ पर प्लूरल हो गया तो यहाँ पर प्ले यानी कि V1 आएगी। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का आना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाया जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो हाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमने सीख लिया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आती है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अब हम वो सभी रूल्स सीखेंगे जहां से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो किस तरीके से आएगी। हमने अक्सर यही सीखा है बॉय के साथ इज आएगा या बॉयज के साथ आर आएगा, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो रूल्स हैं, उनमें बॉय के साथ आर भी आएगा और बॉयज के साथ इज भी आएगा। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं? तो रूल नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रूल नंबर 1 क्या है दोस्तों, याद रखना, एंड हमारा कंजक्शन है और एंड से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, केवल और केवल प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं, रमेश एंड सुरेश इज कमिंग, ये गलत है क्योंकि इज यहां पर सिंगुलर वर्ब है, लेकिन जो सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं एंड से हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। तो जब दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो एक हमारा रमेश है, दूसरा हमारा सुरेश है, एक और एक हो गए दो, तो दो होता है प्लूरल, और प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो हाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे रूल पर। पहला रूल हमारा खत्म। दूसरा रूल क्या है कि जब एंड से हमारे दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी अगर ये दोनों सब्जेक्ट एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं तो। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्रेड और बटर। क्या ब्रेड और बटर आप ब्रेकफास्ट में ऐसे खाते हैं, पहले मक्खन खा जाते हैं फिर ब्रेड खाते हैं, या पहले ब्रेड खा जाते हैं फिर बाद में मक्खन खाते हैं? नहीं, आपको क्या करना है, ब्रेड और मक्खन दोनों को साथ में लेकर एक यूनिट के रूप में हम खाते हैं। तो जब ब्रेड एंड बटर यूनिट के रूप में हम अपने सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, ब्रेड एंड बटर, तो यहां पर जब एक यूनिट होगी तो यहां पर एक यूनिट के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जामिनर आर लगा कर देगा, जो गलत है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। विन हमारी V1 है, V1 यानी कि प्लूरल वर्ब, किसके अकॉर्डिंग? प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। V1 कब आती है? प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। V1 आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग, और V1 में एस और ईएस, अभी मैंने बताया था आपको V1 में एस और ईएस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा।
तो स्लो एंड स्टडी एक यूनिट के रूप में यहाँ वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर विंस हो जाएगा, विन नहीं होगा, एग्जामिनर आपको विन लगाकर V1 लगाकर देगा। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो हाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये वाला रूल भी क्लियर। दोस्तों बहुत ही आसानी से सरल भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से एग्जाम्स में एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन में डालता है। इन्हीं रूल्स को जो मैं आपको बता रहा हूं प्रॉपर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है, जिससे कि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन के आंसर को ढूंढते वक्त ना हो। तो रूल नंबर 3 क्या है? तो दोस्तों याद रखना, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, बिसाइड, नथिंग, अनलाइक या लाइक, ये जितने भी आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इनके पहले एक सब्जेक्ट होगा एग्जाम के क्वेश्चन में, इनके बाद दूसरा सब्जेक्ट होगा। तो याद रखना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख रहा है कि जो वर्ड्स है, जो सब्जेक्ट है वो इनसे जुड़े हुए हो, तो जो पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट है, जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब रख देनी है, पहला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आपको भी प्लूरल वर्ब का यूज कर देना है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से क्लियर करते हैं। माई सिस्टर अनलाइक, अनलाइक यहाँ पर हमारा वर्ड आ गया, उसके पहले एक सब्जेक्ट है, उसके बाद में एक सब्जेक्ट है। ब्रदर्स हमारा प्लूरल नाउन है, सिस्टर हमारा सिंगुलर नाउन है, और नाउन के लिए जो माई आया है, ब्रदर्स के लिए ये जो माई आया है, यानी कि नाउन के लिए जो भी वर्ड्स आते हैं वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। बोलो हाँ। तो जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आर ना होकर इस सिस्टर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? इज हो जाएगी, क्योंकि सिस्टर हमारा सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। राम अलोंग विद हमारा वो वर्ड आ गया, उसके पहले राम एक सिंगुलर नाउन है और उसके बाद ब्रदर्स एक प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आर लगा कर दिया है, जो गलत है, क्योंकि जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज हो जाएगी, क्योंकि राम यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो दोस्तों हमने 3 रूल कवर कर लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। अब आते हैं 4th रूल पर। ये 4th रूल क्या है दोस्तों? याद रखना, अगर सेंटेंस में एग्जामिनर ने कंजक्शन एंड दे रखा है और एंड से पहले पहला सब्जेक्ट और एंड के बाद दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है, और सब्जेक्ट 1 के पहले अगर एग्जामिनर ने आर्टिकल एन द दे रखा है, इनमें से कोई एक, तो जो वर्ब आएगी वो केवल सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आगे आपको बताऊंगा, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि अगर सेंटेंस में एंड हमारा कंजक्शन दे रखा है और एंड के पहले पहला सब्जेक्ट और एंड के बाद दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है, और सब्जेक्ट 1 के पहले कोई सा भी एक आर्टिकल ए अंदा में से दे रखा है, तो जो वर्ब आएगी वो केवल सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। और अगर एंड हमारा कंजक्शन सेंटेंस में दे रखा है और एंड से पहले पहला सब्जेक्ट और एंड के बाद दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है, और दोनों सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल ए अंदा में से कोई एक दे रखा है और दूसरे सब्जेक्ट के पहले भी आर्टिकल ए अंदा में से कोई एक आर्टिकल दे रखा है, तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड यहाँ पर हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन के पहले वाइट हमारा ये सब्जेक्ट आया है और कंजक्शन के बाद गाउन हमारा सब्जेक्ट आया है, और जो पहला सब्जेक्ट वाइट है इसके पहले एग्जामिनर ने आर्टिकल आ लगा कर दिया है, तो यहाँ पर बर ना होकर एग्जामिनर ने बर किया है, तो बर ना होकर आपको क्या करना पड़ेगा? वॉच करना पड़ेगा। इसी तरीके से एग्जामिनर आपके एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा।
तो आपको रूल याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं। एंड हमारा कंजक्शन दे रखा है और एंड के पहले हमारा पहला सब्जेक्ट और एंड के बाद हमारा दूसरा सब्जेक्ट, और पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल आ एग्जामिनर ने दिया है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, ना कि प्लूरल वर्ब आएगी। और एग्जामिनर ये वाला सेंटेंस देगा और आपको ये वाला सेंटेंस राइट करना है, मतलब कि जो एरर है वो ढूंढनी है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर ने एंड लगाकर सेंटेंस में दिया है और एंड के पहले पहला सब्जेक्ट, एंड के बाद दूसरा सब्जेक्ट, और दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल आ आया है। यहां पर भी पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल आ आया है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल आ आया है, तो यहां पर वॉज नहीं होगा, यहां पर बर हो जाएगा। एग्जामिनर ये वाला सेंटेंस वॉज लगाकर देगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन में। तो चीजें क्लियर हो रही हैं? बोलो हाँ। बढ़े आगे, तो चलिए बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दूसरा यहां पर कुछ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंड हमारा यहां पर कंजक्शन है, कंजक्शन के पहले डायरेक्टर यहां पर पहला सब्जेक्ट है, दूसरा यहां पर हमारा प्रिंसिपल सब्जेक्ट है। डायरेक्टर यानी कि सब्जेक्ट वन पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द लगाकर दे रखा है। द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, यानी कि ये जो डायरेक्टर है, ये जो प्रिंसिपल है, ये एक ही व्यक्ति है। तो उस कंडीशन में यहां पर हैव वर्ब यानी कि प्लूरल वर्ब ना होकर हैज यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? बोलो हाँ। जी सर, क्लियर हो रही है। बढ़े आगे। यहां पर दूसरा सेंटेंस किस तरीके से दिया है एग्जामिनर ने, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कंजक्शन एंड दे रखा है, उसके पहले पहला सब्जेक्ट डायरेक्टर दे रखा है, दूसरा सब्जेक्ट प्रिंसिपल दे रखा है, और प्रिंसिपल यानी कि जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके पहले आर्टिकल द, और जो डायरेक्टर पहला सब्जेक्ट है उसके पहले भी आर्टिकल द। तो यहां पर एग्जामिनर ने हैज लगाकर दे रखा है, जो गलत है। क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर और प्रिंसिपल अब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। बोलो क्लियर हो रही हैं चीजें? बोलो हाँ। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आई थिंक चीजें सभी क्लियर हो रही है। रूल नंबर 4 कवर हो गया। अब आते हैं रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5 क्या है दोस्तों? याद रखना, कुछ कंजक्शन होते हैं जो पेयर में होते हैं, जैसे ईदर के साथ और आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा, नॉर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरीके के कंजक्शन आपके सेंटेंस में दे रखे हैं। और ईदर के बाद यानी कि सब्जेक्ट, नीदर के बाद पहला सब्जेक्ट, इस तरीके से पहले सब्जेक्ट यहां पर दे रखे हो। और ये जो दूसरा ये जो पेयर है, और नॉर, नॉर और बट आल्सो, इसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट दे रखा हो, पहला सब्जेक्ट ये, दूसरा सब्जेक्ट ये, तो जो वर्ब आएगी वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, जैसे नीदर राम नॉर श्याम हैव कम। अभी मैंने आपको बताया था कि नीदर के बाद एग्जामिनर एक सब्जेक्ट देगा और नॉर के बाद भी एग्जामिनर दूसरा सब्जेक्ट देगा। तो जो वर्ब आएगी वो दूसरे सब्जेक्ट यानी कि जो श्याम है इसके अकॉर्डिंग हैव नहीं हैज हो जाएगी, क्योंकि ये जो श्याम है ये सिंगुलर नाउन है और एग्जामिनर ने हैव जो एक प्लूरल वर्ब है वो लगा कर दिया है। तो श्याम यानी कि सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब हैज का यूज किया जाएगा। ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है यही एग्जामिनर के द्वारा आपको एग्जाम में आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए एग्जामिनर देगा और आप गलत करोगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, रूल क्या है, इसको बारीकी के साथ देखना है, समझना है और नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक पर। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, नीदर का पेयर नॉर से हमें देखना है कि नीदर का पेयर नॉर से है या नहीं, ईदर का पेयर और से है या नहीं, नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से है या नहीं। तो ये जो पेयर हैं ये हमारा देखने का काम है कि पेयर प्रॉपर आए हैं या नहीं आए हैं। दूसरी बात, नीदर के बाद जो ये पहला सब्जेक्ट राम दे रखा है, नॉर के बाद दूसरा सब्जेक्ट श्याम दे रखा है, तो जो वर्ब आई है वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई है या नहीं आई है। तो ये हमें चीजें इस रूल में एग्जामिनर के द्वारा दिए गए क्वेश्चन में एग्जाम में चेक करनी है। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। ईदर राम, तो ईदर के बाद पहला सब्जेक्ट राम हमारा आ गया, और
और के बाद हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या हो गया, ये हमारा नाउन आ गया, यानी कि दूसरा सब्जेक्ट हमारा ये हो गया। पहला सब्जेक्ट हमारा राम है जो एक सिंगुलर है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड्स है जो एक प्लूरल है। और नाउन के लिए जो वर्ड्स आते हैं मैंने आपको बताया था, कई बार वो एडजेक्टिव बन जाते हैं, तो यहाँ पर हिज क्या है, एक एडजेक्टिव है। कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये हिज यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इस वर्ड की वो क्या है। इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा सब्जेक्ट जो है फ्रेंड्स कैसा नाउन है, एक प्लूरल नाउन है। तो ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, ये जितने भी कंजक्शन है, तो इन कंजक्शन का यूज अगर आपके सेंटेंस में हो रहा है तो जो वर्ब आएगी वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैज क्या कर रहा है, यहाँ पर हैव हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो रहा है टॉपिक, कॉन्सेप्ट, रूल्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि सर चीज अभी भी समझ में नहीं आई। मैं आपकी भाषा में आपके अकॉर्डिंग सही और सरल वे में बताने का ट्राई कर रहा हूं, जिससे कि आपको किताबी भाषा जो होती है वो ना पढ़कर अपनी लैंग्वेज में पढ़ा जाए इन रूल्स को, वो ज़्यादा बेहतर है। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 5 रूल्स को कवर कर लिया। अब आते हैं छठवां रूल। ये जो 6 रूल है ये क्या है, अगर सेंटेंस की शुरुआत नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ या ईच ऑफ से हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके सेंटेंस में जो एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में दिया है उस क्वेश्चन की शुरुआत नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ से शुरू हो रही है तो याद रखना इनके बाद केवल प्लूरल नाउन आएगा और जो वर्ब आएगी वो केवल सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। बोलो हाँ या ना, आई बात समझ में। एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की शुरुआत, उस सेंटेंस की शुरुआत नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ या ईच ऑफ से हो रही है तो एग्जामिनर यहां पर सिंगुलर नाउन दे सकता है लेकिन प्लूरल नाउन आएगा और जो वर्ब है एग्जामिनर यहाँ पे प्लूरल वर्ब कर सकता है। आपको याद रखना है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। दोस्तों मेरी थोड़ी आवाज़ बैठ गई है तो इसलिए मैं प्रॉपर वे में बोलने का ट्राई कर रहा हूं जिससे कि आपको मेरी लैंग्वेज सरल और आसान भाषा में सही तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो नीदर ऑफ इसका मतलब होता है दो में से कोई नहीं। ये दो की बात करता है, ईदर ऑफ भी दो की बात करता है, लेकिन इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक। नन ऑफ यानी कि ये कईयों की बात करता है, नन ऑफ यानी कि कईयों में से कोई नहीं, और वन ऑफ कईयों में से कोई एक। ईच ऑफ का मतलब होता है प्रति एक। तो हिंदी में भी हमें इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि आखिर इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। चलिए उदाहरण के माध्यम से इस रूल्स को हम समझते हैं। नीदर ऑफ, नीदर ऑफ से हमारी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, क्या इसके बाद प्लूरल नाउन आया है? तो हिज 4 सन्स, यहाँ इसके बाद प्लूरल नाउन आया है तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आर ना होकर इज हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। एक बात और दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनर ने नीदर ऑफ हिज 4 सन लगाया है तो 4 हमेशा याद रखना 2 से ज़्यादा की बात कर रहा है तो नीदर नहीं आएगा, यहाँ पर नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नन हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? नीदर ना होकर नन हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 सन की बात होती तो यहाँ पर नीदर सही रहता, लेकिन नीदर जो है 2 लोगों की बात करता है और नन जो है कईयों में से कोई भी नहीं की बात करता है। तो यहाँ पर 2 एरर है। एग्जामिनर यहाँ पर वर्ब जो है प्लूरल कर देगा और नीदर की जगह, नन की जगह नीदर कर देगा। आपको ये याद रखना है कि जो सेंटेंस है उसमें 4 लोगों की बात हो रही है या 2 लोगों की बात हो रही है। मीन्स 2 लोगों की बात हो रही है, 2 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। 2 से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, आप नन लगा देना या वन लगा देना सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। और यहां पर आप देख सकते हैं नीदर ऑफ हिज 4 सन्स दे रखा है तो 4 यानी कि 2 से ज्यादा हो गया तो यहां पर नन आ जाएगा। ओके, एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम यानी कि प्लूरल नाउन देम आया है तो यहां पर आर नहीं होगा, इज हो जाएगा, क्योंकि
नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, वो आया है। जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। पूरा सेंटेंस पढ़ने की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, रूल क्लियर है, तो आप बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 6 कवर। रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर दोस्तों 7 है, कुछ बीमारियों के नाम होते हैं जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स। ये जितने भी बीमारियों के आप नाम देख रहे हैं, इनके लास्ट में एस लगा हुआ आया है। एग्जामिनर को पता है जो बॉय है उसका बॉयज यानी कि जो लास्ट में एस है ये प्लूरल है, लेकिन इनके भी लास्ट में एस लगा है, लेकिन हमें क्या लगेगा एग्जाम में ये प्लूरल है। लेकिन होते ये क्या है, जितने भी बीमारियों के नाम होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, ना कि प्लूरल होते हैं। खेलों के नाम में आप देख सकते हैं बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, ये लास्ट में एस लगा हुआ आया है, हमें लगेगा ये नाउन प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर होते हैं। देश के नाम द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, लास्ट में एस लगा हुआ आया है, हमें लगेगा ये प्लूरल नाउन है, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। पुस्तकों के नाम जैसे द अरेबियन नाइट्स, लास्ट में एस लगा हुआ आया है। थ्री मस्कीटर्स, लास्ट में एस लगा हुआ आया है। तो जितने भी पुस्तकों के नाम होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा हुआ आता है, हमें लगेगा एग्जाम में ये तो प्लूरल नाउन है, और आप प्लूरल नाउन समझकर प्लूरल वर्ब का यूज कर दोगे, वहीं आप 1 नंबर माइनस करवा दोगे। तो यहाँ पर विषयों के नाम जो होते हैं जैसे फिजिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स या लिंग्विस्टिक्स, लास्ट में एस लगा हुआ आ रहा है। एस लगने से ये वर्ड्स प्लूरल नहीं होंगे, क्योंकि हमने तो बचपन से क्या पढ़ा है, बॉय एक सिंगुलर होता है और लास्ट में बॉय के एस लगा दिया जाए तो वो प्लूरल हो जाता है। और इन्हीं रटे हुए सिद्धांतों पर हम अगर ये वाले यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 1 नंबर माइनस करवाएंगे। तो यहां पर चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बात और दोस्तों, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं, इनके पहले अगर एडजेक्टिव के रूप में अवर दे रखा हो, माई, योर, हिज, हर, हिज दे रखा हो, तो याद रखना जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर ये एडजेक्टिव नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है, तो उस समय सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। मैथमेटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट। आप कहोगे सर मैथमेटिक्स में लास्ट में एस आया है तो ये प्लूरल नाउन हो गया, आर लगा दो, गलत हो जाएगा, यहाँ पर इज आएगा क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। माई मैथमेटिक्स अगर आप कहते हैं मेरी गणनाएं, तो गणनाएं जो होती हैं, यहां पर आप देख सकते हैं माई एक एडजेक्टिव का यूज हो गया। जैसे ही एडजेक्टिव का यूज हो गया ये क्या बन गया, ये प्लूरल बन गया, यहां पर इज नहीं आएगा, आर आ जाएगा। द न्यूज वर बैड, लास्ट में एस लगा है, आपको लगेगा ये न्यूज प्लूरल नाउन है, लेकिन ये एक्चुअली में सिंगुलर होगा, तो यहां पर वॉज आ जाएगा। एग्जामिनर ये ऊपर वाले सेंटेंसेस आपको एग्जाम में देगा आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इकोनॉमिक्स आर इज अ वेरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट, तो यहां पर आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है इस सेंटेंस में। द पॉलिटिक्स आर अ वेरी डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स के लास्ट में एस तो आ रहा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होगा, ये सिंगुलर होगा, तो इसलिए आर नहीं, यहां पर इज का यूज किया जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 7 क्लियर हो गया। रूल नंबर 8 दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है कि आर्टिकल, एडजेक्टिव एंड प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। और मैंने आपको यह भी बताया है कि प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन या प्रोनाउन आएगा, लेकिन वो क्या बनेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा, कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। वर्ब तो किसके अकॉर्डिंग आती है, तो वर्ब आप कहोगे बताइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपका जवाब होगा सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो याद रखना प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर गुड, आपको लगेगा एप्पल्स हमारा प्लूरल नाउन है, एस लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आर लगा दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट, क्वालिटी जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके अकॉर्डिंग इज ली जाएगी, ना कि आर ली जाएगी। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रही हैं चीजें, आगे बढ़ते हैं।
The appeal of the victims for the transfer of the cases related to rights to some other states have been accepted. वर्ब कितनी भी दूर हो दोस्तों आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द एप्पल ऑफ हमारी प्रेपो आ गई, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर प्रपोजिशन आ गई, नाउन या प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर प्रपोजिशन आ गई, नाउन प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर प्रपोजिशन आ गया, नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर प्रपोजिशन आ गई, नाउन या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो वर्ब आएगी वो हैव बीन अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जो ये द अपील है। तो अपील के अकॉर्डिंग यहां पर आप देख सकते हैं हैव बीन नहीं होगा, हैज बीन हो जाएगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो अपील क्या हो गया, यहां पर नाउन हो गया। चीजें क्लियर हो रही है? तो यहां पर हैव ना होकर हैज हो जाएगा। और एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए सब्जेक्ट से दूर भेज देगा उसकी वर्ब को, आपको लगेगा कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन एक्चुअल में वो सेंटेंस गलत होगा। तो किस तरीके से हमें टैकल करने एग्जाम्स को, किस तरीके से फेस करने हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर नाउन क्या है दोस्तों, याद रखना जितने भी कलेक्टिव नाउन है, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, उनके साथ केवल सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। जितने भी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन जैसे हर्ड हुआ, पैक हुआ, फ्लॉक हुआ, स्वार्म हुआ, शोल हुआ, ये क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ हर्बीवोर एनिमल। जितने भी हर्बीवोर यानी कि जो प्लांट खाते हैं, उन एनिमल्स के झुंड के साथ हमेशा हर्ड यूज करते हैं। जितने भी कैनाइन एनिमल्स होते हैं, अ ग्रुप ऑफ कैनाइन एनिमल्स सच एज वॉल्व्स, जैसे भेड़िया हुआ, डॉग्स कुत्ते हुए, इनके साथ हमेशा पैक लगाते हैं। जितने भी कैनाइन एनिमल्स होते हैं जिनके नुकीले दांत होते हैं, उन जानवरों के झुंड के ग्रुप के साथ हमेशा पैक ऑफ वॉल्व्स बोलेंगे, पैक ऑफ डॉग्स बोलेंगे। ऑल्सो यू डिस्क्राइब प्लेइंग कार्ड्स, और प्लेइंग कार्ड जो ताश के पत्ते होते हैं उनको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम पैक बोलते हैं। एंड पैकेजेस कंटेनिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट, जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो पैकेजेस होते हैं उनके लिए भी हम पैक बोलते हैं। फ्लॉक यानी कि अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का, पक्षियों का जो ग्रुप होता है उसके लिए हम फ्लॉक बोलते हैं। आर यूज टू डिस्कस स्मॉल हूप्ड एनिमल, जो छोटे जानवर होते हैं उनके लिए भी हम फ्लॉक लगाते हैं, जैसे सीप और गोट्स। इनके लिए भी, इनके ग्रुप के लिए भी हम फ्लॉक का यूज कर सकते हैं। स्वार्म अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों का जो ग्रुप होता है उसके लिए हम स्वार्म लगाते हैं। स्वार्म ऑफ बीज हो जाएगा, स्वार्म ऑफ हनी बीज हो जाएगा। तो ये सब चीजें। शोल अ ग्रुप ऑफ फिश, यानी कि जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उनके ग्रुप के लिए हम शोल लगा सकते हैं। स्कूल भी हम यूज कर सकते हैं, स्कूल ऑफ फिशेस। ग्रुप अ वेरी जनरल टर्म, ये तो आपको पता है। ये तो जितने भी कलेक्टिव नाउन, मोब, गैंग, स्टाफ, क्रू। मोब दोस्तों यहां से कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए एक क्वेश्चन पूछता है, एंग्री मॉब। तो एंग्री मॉब नहीं होता, मॉब का मतलब ही होता है गुस्सैली भीड़। और क्राउड का मतलब जो नॉर्मल भीड़ होती है उसको हम क्राउड बोलते हैं। यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉर्मली यूज टू डिस्क्राइब एन एंग्री, आप देख सकते हैं एंग्री एंड अनरूली ग्रुप ऑफ पीपल, आल्सो यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ कंगारूज। जो कंगारू होते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो पाए जाते हैं, उनके ग्रुप के लिए, कंगारू के ग्रुप के लिए हम मॉब का भी यूज कर सकते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। गैंग आपको पता है, बदमाश चोर उचक्कों के लिए हम गैंग का यूज करते हैं। स्टाफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क इन द सेम प्लेस, जो एक प्लेस पर एक जगह काम करते हैं, एक ग्रुप लोगों का जो समूह होता है उसको हम स्टाफ बोलते हैं। क्रू यूजुअली यूज टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, आल्सो यूज टू डिस्क्राइब एयरक्राफ्ट, शिप, पर्सनल। यानी कि जो शिप होती है, डेक होती है, उसके ऊपर जो वर्क करते हैं स्टाफ जो होता है, जो ग्रुप होता है, लोगों का समूह होता है, उसके लिए हम क्रू यूज करते हैं। फिर चाहे वो एयरक्राफ्ट का हो, चाहे शिप्स यानी कि जो पानी के जहाज होते हैं उनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉयर हुआ, ऑर्केस्ट्रा हुआ, पैनल हुआ, बोर्ड हुआ, ट्रूप हुआ, बंच हुआ। तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। पाइल हुआ, हीप हुआ, सेट हुआ, स्टैक हुआ, सीरीज हुई, शॉवर हुआ। तो ये सब चीजें आपको पढ़ लेनी है वीडियो को रोककर। द हर्ड ऑफ काउज, ऑफ हमारी प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट बनेगा। काउज यहाँ पर प्लूरल नाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, द हर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज हो जाएगी, क्योंकि हर्ड क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके साथ। चीजें क्लियर हो रही हैं। एक और एग्जाम्पल, ज्यूरी वर शोन वीडियो ऑफ द राइट्स।
ज्यूरी मतलब जो पंचायत, जो 5 लोगों के जो एक तरीके से जजेस होते हैं, उनकी जो टीम होती है, ग्रुप होता है, उसको हम ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बर नहीं वॉज यूज हो जाएगा। ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। लेकिन जब ज्यूरी जो 5 लोगों की टीम होती है, जो जजेस की टीम होती है, जिसे हम पंचायत भी शायद हिंदी में बोलते हैं, तो वो जब अलग अलग अपना ओपिनियन रखती है, तब जाकर सेंटेंस में जो सेंस आया है निकलकर यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर अपना एक मत नहीं दे रहे हैं, ये अलग अलग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इज नहीं होगा, आर हो जाएगा। एग्जामिनर यहाँ से, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो इस बात को आपको याद में रखना है, ध्यान में रखना है। क्लियर, बढ़े आगे, चलिए। रूल नंबर 9 क्लियर। अब आते हैं रूल नंबर 10 पर। कुछ निश्चित अमाउंट हुआ, सर्टेन यानी कि कुछ वजन हुआ, कुछ निश्चित अवधि हुई या डिस्टेंस हुआ, या हाइट हुई निश्चित, तो याद रखना इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 100 रुपीज आर इज इन माई पॉकेट। 100 रुपीज एक निश्चित रकम की बात हो रही है, तो यहां पर आप आर नहीं इज का यूज करोगे। 10 मील्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो 10 मील्स क्या है, एक निश्चित दूरी की बात हो रही है। लगेगा आपको ये प्लूरल है, एग्जामिनर आपको इसी तरीके से दिमाग घुमाएगा, आपको लगेगा अरे 10 मील्स, यहाँ पर तो आर हो जाएगा, 10 की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर आर नहीं इज हो जाएगा, क्योंकि जब हम निश्चित दूरी की बात करते हैं तो हम इज यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। 100 रुपीज इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। तो 100 रुपीज यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहां पर 100 रुपीज एक निश्चित रकम नहीं, यहां पर बांटने का काम हो रहा है, डिवीजन का काम हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहां पर इज नहीं अब आर हो जाएगा, क्योंकि एक निश्चित रकम जो हो रही है वो अब बांटने का काम कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट का काम हो रही है अमंग द स्टूडेंट, जो विद्यार्थी हैं उनके बीच में। मेरी आवाज़ प्रॉपर थोड़ा बैठ गई है दोस्तों, तो थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ सही तरीके से बोलने की, तब भी आपको सरल और आसान भाषा में मैं कंटेंट देने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे कि आपको सभी चीज़ें बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 11 क्या है दोस्तों, याद रखना, सेंटेंस की अगर शुरुआत ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, अ या मोर देन वन, अगर यहां से हो रही है तो याद रखना इनके साथ केवल सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। और सेंटेंस में हिज, हर, इट्स, इन एडजेक्टिव में से केवल हिज का यूज किया जाएगा। हर मत लगा देना, इट्स मत लगा देना। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। ईच स्टूडेंट्स हैव कम। देखो एग्जामिनर ने किस तरीके से कंफ्यूज किया है, बच्चों को लगेगा कि स्टूडेंट तो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग हैव सही तो आया है, और वो नो एरर पर टिक करके चले आएंगे, गलत कराएंगे। एक्चुअली में क्या है, ईच से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ईच स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट होगा, ना कि स्टूडेंट्स होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं हैज जो सिंगुलर वर्ब है विल बी यूज्ड इन योर सेंटेंस। ओके, ईच बॉय, एग्जामिनर यहां पर ईच के बाद प्लूरल नाउन लगा कर देगा, तो याद रखना है ईच हुआ, एवरीवन के बाद सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। ईच बॉयज एंड ईच गर्ल्स नहीं होगा हैव कम, ईच बॉय एंड ईच गर्ल होगा, सिंगुलर नाउन का यूज किया जाएगा। जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं। Many students have not done their homework. Many आ से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, और जो वर्ब होगी वो प्लूरल ना होकर वो भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहां पर इसी तरीके के आपके यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी में एग्जामिनर के द्वारा आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए इसी तरीके के क्वेश्चन वो पूछेगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने ये वीडियो ईमानदारी से प्रॉपर वे में नहीं देखी तो। आगे बढ़े। रूल नंबर 12 क्या है दोस्तों, याद रखना, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा, जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। शायद मैंने पिछले इस वाले रूल को बता दिया है, तो ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो आपको यहां पर एक बार और बता देता हूं। वन ऑफ के बाद आप देख सकते हैं एग्जामिनर ने प्लूरल नाउन दिया है, बॉयज या देम कुछ भी दे सकता है।
यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जो वर्ब है वो हैव ना होकर हैज हो जाएगी, क्योंकि ऑफ हमारी प्रपो होती है, प्रपो के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बनता है, तो जो वर्ब आएगी वो वन के अकॉर्डिंग हैज हो जाएगी। ईच ऑफ द स्टूडेंट कंप्लीट देयर वर्क, यहां पर आप देख सकते हैं ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यहां पर नहीं आया है, प्लूरल नाउन आएगा, और कंप्लीट्स देयर, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें हम एस और ईएस लगाते हैं, तो यहां से भी वो एरर पूछ सकता है, फिलर पूछ सकता है एग्जामिनर, और जो एडजेक्टिव है वहां से भी गड़बड़ी करके दे सकता है, तो यहां पर हिज का यूज किया जाएगा इस ईच के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हमें सब्जेक्ट ये डिसाइड ना हो कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम हिज, हर और देयर में से या इट्स में से हम हिज को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर देयर ना होकर हिज हो जाएगा, कंप्लीट ना होकर कंप्लीट्स हो जाएगा, स्टूडेंट ना होकर स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ से तीन जगह से आपके सेंटेंस में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा कर। तो इन तीनों पॉइंट को आपको उस सेंटेंस में ढूंढना है, क्या ये तीनों पॉइंट, ये जो प्लूरल नाउन है ये आया है या नहीं, वर्ब हमारी प्रॉपर आई है या नहीं, या एडजेक्टिव हमारा प्रॉपर आया है या नहीं। We each have a duty towards our nation, तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर सब्जेक्ट के बाद ईच आया है तो याद रखना जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, कभी भी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो हाँ या ना। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते। रूल नंबर 13 क्या है? अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत वन से हो रही है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, और जो एडजेक्टिव और जो प्रोनाउन आएंगे वो वंस या वन सेल्फ का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिज ना होकर इस वन के अकॉर्डिंग वंस हो जाएगा। बस इतना सा ही ये रूल है, और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस जरूर लगाएंगे। बढ़े आगे, चलिए पढ़ते हैं। तो अब तक दोस्तों हमने 13 यानी कि 13 रूल समझ लिए हैं। अब आता है रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों? कुछ कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। वो कंडीशनल वर्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे इफ, इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस या वुड दैट। दोस्तों याद रखना, ये जितने भी आपको कंडीशनल वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर शर्त की बात होती है, कंडीशन की बात होती है, तो ये कंडीशनल वर्ड्स उस सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। और अगर एग्जामिनर इन वर्ड्स को आपके क्वेश्चन में जो सेंटेंस है उसमें लगा कर देता है, स्टार्टिंग इन वर्ड्स के साथ होती है, तो याद रखना जो वर्ब आएगी केवल बर का यूज किया जाएगा। वॉज एग्जामिनर लगा कर देगा, कभी नहीं आएगा केवल और केवल बर। ओके, चाहे वो ही हो, सी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डजंट मैटर, केवल बर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे आई विश, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विश हमारा वो कंडीशनल वर्ड आ गया। आई वॉज अ वर्ड, एग्जामिनर इस तरीके से देगा, आपको लगेगा आई के साथ वॉज आया है, बिल्कुल ठीक है, वहीं आप एक नंबर माइनस करा आओगे। आई विश, यहाँ पर एक इमेजिनेशन की बात हो रही है, मेरी इच्छा है कि मैं एक चिड़िया होता, तो यहाँ पर आई के साथ वॉज ना होकर बर का यूज किया जाएगा, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। ऐसे ही हमारा इफ, तो आप देख सकते हैं इफ हमारा कंडीशनल वर्ड आ गया और उसके बाद ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, और एग्जामिनर ने कंडीशनल वर्ड के साथ जो जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है ही है, आपको लगेगा ही के अकॉर्डिंग वॉज, बिल्कुल ठीक है, वहीं आप माइनस कराओगे एक नंबर। एग्जामिनर को पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपको एग्जामिनर के दिमाग से 2 कदम आगे चलना है। इफ हमारा कंडीशनल वर्ड है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, केवल और केवल बर का यूज किया जाएगा। तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा, इफ ही बर रिच ही वुड हेल्प अदर, ये होगा। तो कंडीशनल वर्ड से जुड़े हुए जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनमें हर सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, हर किसी के साथ बर का यूज किया जाएगा, वॉज मत लगाना। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो हाँ। आगे बढ़ें, रूल नंबर 14 क्लियर। अब आते हैं रूल नंबर 15 पर।
तो आई थिंक रूल्स क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, इसी तरीके के ग्रामर्स के नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए रूल्स को सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में चाहिए, तो जो घंटे का बेल आइकन दिखाई दे रहा है उस पर आपको ऑल पर करके सेलेक्ट कर लेना है, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज हैं उनका लिंक, उनका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर वे में मिलता रहेगा। समझ में आया? बाकी आपकी इच्छा है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम भी नेक्स्ट रूल पर। तो यहाँ पर रूल नंबर 15 क्या है दोस्तों? रूल नंबर 15 यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ऑप्टेटिव का मतलब हिंदी में अगर मैं कहूँ तो जिसमें हम आपसे कहते हैं जैसे कि भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, भगवान आपको दीर्घायु करे, तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो हम हिंदी में बोलते हैं, अगर इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं, वही हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। याद रखना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट आएगा, भले ही वो सिंगुलर क्यों ना हो, जो वर्ब आएगी वो केवल प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे किया जाएगा। जैसे गॉड सेव्स द किंग, तो गॉड हमारा सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग सेव्स नहीं होगा, सेव होगा, वी1 होगा। वी1 में एस और यस नहीं आएगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वी1 में एस और यस आएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल वी1 आएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, केवल वी1 का यूज किया जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें? लॉन्ग लिव्स द क्वीन, तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो क्वीन हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग लिव यानी कि वी1 आएगा। क्लियर हो रही है चीजें? बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 16 क्या है दोस्तों? अगर सेंटेंस की शुरुआत अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ से हो रही है, तो इन सभी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। और अगर द नंबर ऑफ सेंटेंस में दे रखा है, द नंबर ऑफ से शुरुआत हो रही है, तो इसके बाद भी प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, अगर आर्टिकल द का यूज नंबर ऑफ से पहले हो रहा है तो। यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है, आपके एग्जाम में देता है, आपको कंफ्यूजन में डालता है। चलिए यहां पर उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। आ नंबर ऑफ, आप देख सकते हैं आ नंबर ऑफ आया है, उसके बाद सिंगुलर नाउन दे रखा है, तो यहां पर सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल हो जाएगा, और जो वर्ब आएगी वो वॉज नहीं होगी, बर आएगी। तो इन दोनों यानी कि अ नंबर ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन है क्या आया है, जो वर्ब है वो क्या आई है, इन दोनों चीजों पर इस रूल्स में आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर या तो ये जो प्लूरल नाउन है उसको सिंगुलर बनाकर देगा, और जो प्लूरल वर्ब है उसको सिंगुलर वर्ब बनाकर देगा। तो आपको करना क्या है? प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, इन दोनों का जो पेयर है वो देख लेना है। एक और उदाहरण से समझते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ, देख सकते हैं सेंटेंस की शुरुआत अ लार्ज नंबर ऑफ से हो रही है, क्या प्लूरल नाउन आया है? नहीं आया है, प्लूरल नाउन आना चाहिए। क्या वर्ब प्लूरल आई है? नहीं आई है, सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है, तो यहां पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। ऐसे ही हमारा द नंबर ऑफ, अब हमारे सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ से हो रही है, क्या प्लूरल नाउन आया है? जी आया है। क्या सिंगुलर वर्ब आई है? नहीं, यहां पर एग्जामिनर ने प्लूरल लगा कर दी है, लेकिन आएगी क्या? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? जी सर क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े जी, बढ़े। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर अब आते हैं रूल नंबर 16 पर। 16 रूल नंबर क्या कहता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत द अमाउंट ऑफ या द क्वांटिटी ऑफ से हो रही है, द अमाउंट ऑफ या द क्वांटिटी ऑफ, याद रखना इनके बाद जो नाउन अगर आ रहा है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो याद रखना अगर इन
द अमाउंट ऑफ, द क्वांटिटी ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, तो जो वर्ब आएगी सेंटेंस में वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द अमाउंट ऑफ, आप देख रहे हैं सेंटेंस की शुरुआत द अमाउंट ऑफ से हो रही है, उसके बाद मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, एग्जामिनर ने आर लगा दिया चुपके से, आर नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया जाएगा। यही ऐसे ही एरर इसी तरीके से आपको एग्जाम में एग्जामिनर देगा। तो रूल्स, कॉन्सेप्ट इन पर पकड़ करनी है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। द क्वांटिटी ऑफ, सेंटेंस की शुरुआत द क्वांटिटी ऑफ से हो रही है और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन वाटर आया है, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते और एग्जामिनर ने चुपके से प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया है जो गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर नहीं इज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दी नहीं है, ये दा है। द क्वांटिटी ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। समझ में आ रही हैं चीजें? बोलो हाँ। बढ़े आगे। वेरी गुड, बढ़ते हैं। रूल नंबर 17 क्या है दोस्तों? कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जैसे फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, वेजेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रॉकरी या बिहेवियर। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और हर एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर नाउन ये ट्रीट किए जाते हैं और इनके साथ केवल और केवल सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। और अगर इनका याद रखना दोस्तों, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इनके पहले कभी आ और एन नहीं लगाया जाता। इनको सिंगुलर बनाने के लिए ये ट्रीट तो किए जाते हैं एज सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर नहीं होते, क्योंकि जो सिंगुलर है वो प्लूरल भी होगा। जो सिंगुलर है वो प्लूरल भी होगा। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिंगुलर नाउन है, क्योंकि जो सिंगल है वो डबल भी है, यानी कि प्लूरल भी है। ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं दोस्तों, और आ और एन लगाकर कभी भी इनके साथ इनको सिंगुलर बनाने की कोशिश मत करना, और ना ही इनके लास्ट में एस और ई एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि बॉय के लास्ट में हम बॉयज कर देते हैं एस लगाकर इसके लास्ट में, और ये प्लूरल बन जाता है। लेकिन इनके लास्ट में कभी एस और ई एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोशिश मत करना। आपको अगर सिंगुलर या प्लूरल इन अनकाउंटेबल नाउन का बनाना है तो आप पीस ऑफ लगाकर, या फिर प्लूरल बनाना है तो ऑल पीसेस ऑफ लगाकर इन अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा, नाउन तो आएगा लेकिन जो भी नाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। जो वर्ब आएगी वो द सीनरी के अकॉर्डिंग आएगी। द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद मैंने बताया था नाउन आएगा। सीनरी यहाँ पर नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, हर अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आर नहीं इज हो जाएगा। क्या ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आई पास्ड ये एक पूरा सेंटेंस हो गया, बट हमारा नया कंजक्शन आ गया, और कंजक्शन के बाद नया सेंटेंस आएगा। द परसेंटेज ऑफ हमारी प्रीपोजिशन, द परसेंटेज हमारा नाउन, ऑफ के बाद मार्क्स, यहाँ पर दूसरा नाउन आया है। तो यहाँ पर मार्क्स दूसरा नाउन आया है, ये प्रीपोजिशन के बाद आया है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनता है। तो जो वर्ब आएगी वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग आएगी। परसेंटेज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बर नहीं होगा, वॉज हो जाएगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ये जो ऊपर वाले सेंटेंसेस दे रखे हैं यही उठाकर आपके एग्जाम में पूछेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। तो कॉन्सेप्ट और रूल्स आपको समझ में आने चाहिए। चीजें क्लियर हुई? बोलो हाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 18 क्या कहता है? इनका कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं बनाया जा सकता। ये जितने भी नाउन
आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केवल प्लूरल नाउन के रूप में दोस्तों यूज किए जाते हैं। कभी भी इनके लास्ट में एस हटाकर सिंगुलर बनाने की कोशिश मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन के ही रूप में काउंट होते हैं, केवल और केवल प्लूरल नाउन के रूप में काउंट होते हैं, और जो वर्ब आएगी इनके साथ भी वो भी प्लूरल आएगी। क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वेयर इज माई पैंट्स। आपको लगेगा कि पैंट तो हम पहनते हैं, एक पैंट होती है, लेकिन उनकी जो टांगे होती हैं वो दो होती हैं, पेयर में होती हैं, इसलिए पैंट नहीं होता है, पैंट्स होता है। और पैंट्स हमारा प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यहां पर इज नहीं होगा, आर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल हिज असेट्स वाज सीज्ड। तो यहां पर आप देख सकते हैं असेस्ट हमारा प्लूरल नाउन है, तो यहां पर प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वॉज नहीं होगा, बर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आर्म्स वॉज गिवन टू द बेगर। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। भिक्षा हम दोनों हाथों से देते हैं, तो जब दोनों हाथों से देते हैं तो ये प्लूरल नाउन काउंट होता है। और यहां पर जब प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ना आकर बर यानी कि प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट इन वर्ड से रिलेटेड एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है। जो मैंने सभी वर्ड्स आपको यहां पर दिखा दिए हैं, इनको नोट डाउन करिए, इनको समझिए, इनको ध्यान में रखिए। कभी भी एग्जामिनर इनको कंफ्यूजन में डालने के लिए इन वर्ड्स का यूज करेगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपको क्वेश्चन देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो 19 रूल है वो क्या है? कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन ये केवल सिंगुलर होते हैं। शायद ये पिछला वाला जो रूल्स है वही यहाँ पर दोबारा आ गया है, तब भी मैं रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। दोस्तों कुछ बीमारियों के नाम होते हैं जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट, सिंगल्स। कुछ गेम्स के नाम होते हैं जैसे विलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉथ। कुछ कंट्री के नाम होते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट, द वेस्ट इंडीज। कुछ बुक्स के नाम होते हैं जैसे द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्कीटर्स। कुछ सब्जेक्ट के नाम होते हैं जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। याद रखना ये लगेंगे हमें प्लूरल, क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है ना कि बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज होता है। एस लग गया तो हमें प्लूरल लगता है, लेकिन ये एस लगे हुए वर्ड सभी प्लूरल नहीं होते। ये लग रहे हैं हमें प्लूरल है लेकिन होते कैसे हैं? ये सिंगुलर है। और एग्जामिनर इन्हीं वर्ड्स को प्लूरल के रूप में आपको दिखाएगा, आपको लगेगा ये प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में होते सिंगुलर है। जब सिंगुलर ये नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? बोलो हाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम। आर नहीं होगा, पॉलिटिक्स हमारा सिंगुलर नाउन है, इज हो जाएगा। इकोनॉमिक्स आर नहीं होगा, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इज हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है। रूल नंबर 20 क्या है? ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में यूज किए जाते हैं। मतलब कि ये जितने भी नाउन आपको दिख रहे हैं जैसे डियर हुआ, सीप, सीरीज, स्पीसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। याद रखना दोस्तों ये जितने भी नाउन होते हैं ये सिंगुलर में भी यही रहेंगे और प्लूरल में भी यही रहेंगे। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि सीप हमारा सिंगुलर है तो प्लूरल भी सीप रहेगा। सीप का सीप्स मत कर देना, यही हमारा सिंगुलर रहेगा, यही हमारा प्लूरल रहेगा। तो चलिए दोस्तों इन रूल्स को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देयर आर 2 फिशेस इन द पॉन्ड। एग्जामिनर ने फिश की जगह फिशेस कर दिया है जो गलत है, क्योंकि फिश का अगर हम फिशेस करते हैं तो हम मछलियों की प्रजातियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स हैं फिश के, जो मछलियों के नंबर हैं उनके बारे में बात की गई है, 2 फिश के बारे में बात की गई है। और आपको लगेगा फिश का फिशेस है, ये तो ठीक है, वहीं आप एक नंबर माइनस कराओगे। 2 फिश हो चाहे 3 फिश को, फिश का फिश ही रहता है, तो देयर आर 2 फिश हो जाएगा इन द पॉन्ड। एक और एग्जांपल, फिश इज माय फेवरेट एनिमल। यहां पर एज अ सिंगुलर ट्रीट किया गया है तो फिश के साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया है, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 2 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। आपको लगेगा 2 की बात हो रही है तो सीप का सीप्स कर देते हैं, तो ये जो लास्ट में एस लगाया है ये गलत है। यहां पर 2 सीप हो जाएगा, आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। तो यहां पर सीप, डियर, फिश, ये जो पीछे मैंने नाउन बताए थे ये कभी भी प्लूरल बनाते वक्त एस नहीं लेते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यही एज इट इज लिख दिए जाते हैं। क्या ये रूल क्लियर हुआ? बोलो हाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे।
दोस्तों याद रखना, अगर सेंटेंस की शुरुआत 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, द क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ इनसे हो रही है तो इनके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। यहीं से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और आपको कंफ्यूजन में डालेगा। तो चलिए इन एग्जाम्पल के माध्यम से इस रूल को कवर कर लेते हैं। 3/4 ऑफ से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आया है, एग्जामिनर ने प्लूरल वर्ब चुपचाप से लगा दी है तो यहां प्लूरल नहीं होगा, यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा तो आर ना होकर इज हो जाएगी। क्या ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अ क्वार्टर ऑफ, आप देख सकते हैं अ क्वार्टर ऑफ के बाद हमारे सेंटेंस की शुरुआत अ क्वार्टर ऑफ से हो रही है और उसके बाद राइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन आया है तो यहां पर वर्ब आर नहीं होकर इज हो जाएगा, क्योंकि अ क्वार्टर ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। कि ये बात क्लियर हुई? बोलो हाँ। बढ़े आगे, पढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 22 क्या है दोस्तों? अगर सेंटेंस की शुरुआत फिर वही 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ से हो रही है और इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी प्लूरल का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 1/3 ऑफ, आप देख सकते हैं 1/3 ऑफ से हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है और उसके बाद काउंटेबल नाउन चेयर का यूज किया गया है, प्लूरल नाउन आया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो वर्ब है वो सिंगुलर ना होकर प्लूरल होनी चाहिए तो यहां पर इज नहीं आर हो जाएगा। क्या ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 3/4 ऑफ से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, मैंगोज जो है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है तो क्या वर्ब प्लूरल आई है? नहीं आई है, इज ना होकर यहां पर प्लूरल वर्ब आर का यूज किया जाएगा। कि ये वाला रूल क्लियर हुआ? बोलो हाँ। बढ़े आगे सर, बढ़ते हैं आगे। अब इन रूल्स को हमने प्रॉपर वे में कवर कर लिया है दोस्तों। सभी रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। थोड़े बहुत जो 2-4 रूल्स रह गए हैं वो हम प्रैक्टिस में कवर कर लेंगे। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूं, जिससे आप जो भी आपने अभी तक सीखा है इस वीडियो में वो प्रैक्टिस सेट में आप कितना वहां पर इन रूल्स को अप्लाई करते हैं, कितना आपने अब तक समझ लिया है, सीख लिया है, वो सभी एनालिसिस हम उन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से करेंगे। 2 प्रैक्टिस सेट में पेपर लेकर आऊंगा जो आपके यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर प्रैक्टिस करिएगा और इन रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि यही रूल्स से, इन्हीं रूल्स में से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाकर पूछता है, आपको कंफ्यूजन में डालता है, आप कंफ्यूज होते हो और फेल होकर चले आती हूँ। तो इन रूल्स को आज हमने इस वीडियो में समझा। अगर तब भी आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का निश्चित आंसर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।